इस खास प्रोग्राम में आज बात म्यूचुअल फंड्स के लार्ज और मिड कैप फंड्स की। अगर कोई सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे राय में उसको सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की तरफ देखना चाहिए। लार्ज कैप जो है सबसे सेफ माने जाते हैं, इसमें रिस्क जो होता है काफ़ी कम होता है। फिर अकाउंटेंट संदीप भटनागर, नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। प्लीज संदीप जी ये बताएं कि शेयर मार्केट जो है वो न्यूज़ पर बहुत ड्रिवन रहता है, और हाल ही में जब कुछ राज्यों के इलेक्शन हुए, उनके रिजल्ट्स आए, और साथ में अब लग रहा है कि एक निरंतरता या फिर एक स्थिरता दिख रही है। इसको देखकर क्या लगता है, टाइमिंग बिल्कुल सही है अभी शेयर बाजार में एंटर करने की? जी सुने जी, काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है। टाइमिंग की जहाँ तक बात है, मार्केट में अगर आप देखें पिछले 3-4 साल का सिनारियो ऐसा रहा है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। जब कोविड आया तो एकदम क्रैश आ गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ, और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन पिछले 3-4 महीने से एकदम से मार्केट के अंदर जो है एक अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी हम आता हुआ देख रहे हैं। और जिस तरीके से जो हमारी इकॉनमी है, अगर आप वर्ल्ड एट लार्ज की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा शाइनिंग इकॉनमी इंडिया की सबने घोषित किया है। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है, IMF ने भी बोला है, और सारी इकॉनमीज़ का यही मानना है कि इंडिया की इकॉनमी सबसे रोबस्ट इकॉनमी है आज की डेट में पूरे दुनिया में। तो उसको देखते हुए हम देखें कि जो मार्केट का रुझान है वो आगे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और ख़ास तौर से ये जो साल है, ये साल बहुत अच्छा होने की पूरी आशंका है। देखिए, इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं, फिर इसके बाद US में भी इलेक्शंस हैं, तो और जो हमारा इतिहास बताता है कि जब भी किसी देश में इलेक्शंस होते हैं तो मार्केट हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में ही रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहेगी कि जो मार्केट को अब बिज़नेस सेंटिमेंट ख़राब करे। तो उसके रहते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, आज की डेट में आप देखिए जो पिछले बजट में भी जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त थ्रस्ट दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के आते ही गवर्नमेंट के अंदर जो देश है उसके अंदर बड़ा अच्छा इकॉनमी में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है, और ये हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट जो है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, एकदम फिज़ल आउट हो सकता है, एक बबल है, ऐसा मानने में आ रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट बड़ी अच्छी अपनी ग्रोथ फेज़ में चल रहा है, और आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और संदीप जी आप तो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट की बात उठी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब शेयर बाजार ऊपर उठता है भारत का, तो ये कहा जाता है कि अमेरिका का पैसा जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और अब जब अमेरिका में इलेक्शंस होने हैं वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे शेयर बाजार पर? जी सोनिया जी, आपने बिल्कुल जो कनेक्शन है बिल्कुल ठीक बिठाया है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो USA की इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी है और सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मानी जाती है, और है भी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। तो क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स USA में बढ़ते हैं तो हर एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये लगता है कि हम एक सेफ इकोनॉमी में पैसा डालें, वहाँ पे हमारे को रिटर्न ज़्यादा आएगी, इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा आएगी। तो इसलिए सब पैसा, सारा पैसा जो है इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो सारा का सारा गवर्न जो मेन करता है, जो पैसा आता है वो मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस पैसे को लेके USA में इन्वेस्ट करेगी तो नेचुरली मार्केट से पुल आउट होता है, शेयर मार्केट से सारा पुल आउट होता है। पैसे इंटरेस्ट रेट्स है ये US गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करेंगे, और जब ऐसा होगा तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पैसे की, वो इंस्टीट्यूशंस को ये लगेगा कि इससे अच्छा कि हम कहीं और लगाएं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉल हो रहे हैं तो फिर वो पैसे को कहीं और लगाएंगे, और इंडिया जैसी इकोनॉमी में या और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये पैसा आएगा। आप ये ध्यान करें कि जब कोविड आया था उससे पहले इंटरेस्ट रेट्स इतने कम थे कि इसीलिए मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर धीरे धीरे जब कोविड आया और फिर जब सारी गवर्नमेंट्स को ये स्टेप्स लेने पड़े, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े गवर्नमेंट इकोनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए, तो फिर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए, और इसी तरीके से पैसा सारा निकल के US की इकोनॉमी में चला गया। अब वही चीज़ अब रिवर्सल वापस शुरू हो रही है,
और आगे आने वाले टाइम में जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और धीरे धीरे आप अगर ध्यान करें तो 0% तक का इंटरेस्ट कुछ इकोनॉमीज में हो गया था, और यही ट्रेंड आगे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। तो इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इंडिया में पैसा आएगा और शेयर मार्केट बूम करेगा। जी, टैक्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे उसमें तो कितने टैक्सेस लगते हैं वो भी बताइएगा। और साथ में क्या हमेशा हमें सिर्फ प्रॉफिट ही होगा म्यूचुअल फंड में, कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्या? जी 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 सोनिया जी, टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अगर हम टैक्स का देखें तो टैक्स के अंदर जो सिस्टम है, जो नॉर्मली टैक्सेशन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। एक होता है इक्विटी फंड्स और एक होता है डेट फंड्स। और उसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर सिंह ने बताया कि एक हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। तो जो फंड्स इक्विटी वाले होते हैं उनके अंदर जो टैक्सेशन होता है उसमें अगर कोई इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है और वो 1 साल से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके ऊपर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो आपका जितना भी आपका गेन होगा उसके ऊपर सीधा सीधा 10% का टैक्स लगता है। और उसमें एक सुविधा गवर्नमेंट ने दी हुई है कि जो आपका 1 लाख तक का जो गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है जो पीछे रिड्यूस हुई थी। और 1 लाख के ऊपर जितना भी आपका गेन होगा उसके ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 10% का आपको टैक्स लगेगा। अब दूसरी तरफ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपका 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट आपने करी है, कोई भी आपने म्यूचुअल फंड लिया और विद इन 1 ईयर आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया, तो आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा उसके अंदर। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 15% का टैक्स आपको देना पड़ता है जो गेन अमाउंट होता है उसके ऊपर। उसमें कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, लेकिन 15% का आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, ये जो चीज़ है जो इक्विटी फंड्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें हाइब्रिड फंड्स आते हैं। जो हाइब्रिड फंड्स वो वाले फंड्स आएंगे जिसमें 65% से ऊपर का जिसमें इक्विटी का जो कंपोनेंट है उसको हम इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो उसमें ये टैक्स के रेट्स लगते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डेट फंड्स। अब डेट फंड्स की जो टैक्सेबिलिटी है इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बदलाव किए हैं। पीछे जो पिछला बजट आया है उसके अंदर बहुत चेंजेस करे हैं। उससे काफ़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी काफ़ी ग्रीवेंसेस थी, उन्होंने काफ़ी रेज़ किया कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर गवर्नमेंट का जो व्यू होता है वो बहुत लंबे समय का होता है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते। उन्होंने बहुत थॉट सोच के इस चीज़ को किया होगा। तो उसमें उन्होंने ये किया कि आज की डेट में ये रूल है कि जो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है जिसमें आपका डेट फंड है, तो उसमें जो आपका गेन होगा उस गेन को, उसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसका जो जितना भी गेन होगा वो पूरा का पूरा आपकी जो बाकी की इनकम है उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और वो स्लैब आपका जो भी स्लैब रेट आएगा उसके ऊपर उसके बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे मैं आपको अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि पहले क्या स्कीम थी, क्योंकि वो स्कीम कुछ हद तक आज भी हमारे पास अवेलेबल है उन डेट फंड्स के लिए जो हमने 31 मार्च 2023 से पहले लिए हैं। तो उसके अंदर ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट पहले की थी डेट फंड्स के अंदर, तो उसमें कंसेप्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का आज भी वैलिड है। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो आपने 36 महीने से पहले आपने मतलब सेल 36 महीने तक होल्ड करे, वो वाले लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। तो उनका जो गेन होगा उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। आप इंडेक्सेशन लगा सकते हैं और इंडेक्सेशन लगाने के बाद जो भी आपका गेन आएगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 36 महीने से कम, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड होल्ड करा है जो कि डेट फंड है, उसको आप उसका जो गेन होगा उसको आप अपनी इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया टैक्सेशन पार्ट। अब इसमें आपने जैसे बोला कि लॉस भी हो सकता है, तो लॉस बिल्कुल हो सकता है म्यूचुअल फंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लॉस होगा उसको लॉस को आप बाकी इनकम के साथ उसको सेट ऑफ कर सकते हैं।
और सेट ऑफ करने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो भी होगा वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जी, ये रूल्स है। जी, बहुत क्लियर किया आपने ये चीज़। संदीप जी, लार्ज कैप की बात करते हैं। अब लार्ज कैप तो लोगों के बूते की बात नहीं होती है कि खरीदा जाए उसको। तो क्या सस्ते में भी कोई ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, या फिर बेस्ट लार्ज कैप फंड्स कैसे ढूंढे जाएं अगर किसी के पास अच्छा खासा अमाउंट है और वो सही से लगता है उनको कि अपना इन्वेस्ट किया जाए? जी, सोनिया जी, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली लार्ज कैप से स्टार्ट करना चाहिए। कारण ये है कि लार्ज कैप जो है सबसे सेफ माने जाते हैं, इसमें रिस्क जो होता है काफ़ी कम होता है। तो लार्ज कैप में, अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन एक ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप के महंगे होंगे या सस्ते होंगे, वो तो एनएवी पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो 1000 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये हुई कि आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। अगर कोई सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे राय में उसको सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की तरफ देखना चाहिए। इंडेक्स फंड्स में एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि एक तो इसका जो ये जो सिलेक्शन होता है, इसमें जितने भी इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं उसकी सिलेक्शन करी जाती है। इसमें इनको पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशो है वो भी काफ़ी कम होता है। मैं आपको एक्सपेंस रेशो के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है, यानी कि वो आपका क्योंकि पैसा मैनेज कर रहा है उसके लिए वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करता है। वो बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है, 0.2 0.3% से लेकर 1% 1.5% तक भी जाती है। तो जितने भी पैसिव फंड्स होते हैं उनके अंदर एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्योंकि उसके अंदर उनको ज़्यादा कोई अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं लगानी होती है। उनको अपनी कोई अपनी विशेष चीज़ को अपने अप्लाई नहीं करना पड़ता है। उनको सिर्फ ये देखना है कि जैसे मान लीजिए NSE 50 का कोई म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड है, आपका जो पैसा है वो जितने भी इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कहीं और देखते ही नहीं। मान लीजिए कल को निफ्टी 50 में से, क्योंकि निफ्टी 50 में से भी शेयर्स निकाल सकती है, सेबी निकाल सकती है, शेयर को निकाल दिया, दूसरे शेयर को ऐड कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो जो निफ्टी 50 में चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई शेयर निकाल दिया गया और कोई शेयर ला दिया गया, तो वो उस शेयर को वो भी एग्जिट कर जाएंगे और दूसरा शेयर ले लेंगे। तो उनको कोई ऐसा कोई एक्सपर्टीज़ अपनी नहीं शो करनी होती है, एक्सपेंस रेशो उसका कम होता है। और क्योंकि जो इंडेक्स के जो शेयर्स होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं और उनकी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी हाई होती है, तो उसमें एक डाउनवर्ड का रिस्क काफ़ी लिमिटेड होता है। तो इसलिए मेरे राय में इंडेक्स फंड में आराम से इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडेक्स फंड कौन सा चूज़ करें, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप निफ्टी 50 ले सकते हैं या निफ्टी 100 भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें बल्कि आप जब आप धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप फिर धीरे धीरे मिड कैप के भी इंडेक्स फंड होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप इंडेक्स फंड में जो लार्ज कैप के जो इंडेक्स फंड हैं, ब्लू चिप वाले जो है निफ्टी 50 तरीके के, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा सेफ रिटर्न्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।